हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन योर ऑन यूट्यूब चैनल दैट इज़ टच ट्यूटोरियल्स। आज आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 स्टैटिस्टिक्स के अंदर कि मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसके कौन कौन से डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा प्लूरल सेंस होता है, एक सिंगुलर सेंस होता है। तो आज हम इन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है और स्टैटिस्टिक्स के जो मेन फीचर्स हैं आप उसके बारे में समझोगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। मतलब इन शॉर्ट आप स्टैटिस्टिक्स के बारे में पूरा नॉलेज गेट कर लोगे कि ये जो पूरी आपकी बुक है ये किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या हम फर्दर स्टडी करने वाले हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेलिंग देता हूँ आज। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स हमारा जो है दो सेंस के अंदर डिवाइडेड हुआ है। तो पहला सेंस कहता है प्लूरल सेंस, मतलब मिला जुआ बहुत सारी चीज़ें को जब हम इकट्ठा कर देते हैं तो वह प्लूरल सेंस बना लेती है। ठीक है, जबकि हम सिंगुलर सेंस किसको बोलते हैं, जब हम उसका सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, तो प्लूरल सेंस के अंदर क्या आता है, हमारा जितना भी स्टैटिस्टिकल डाटा है, जितना भी स्टैटिस्टिकल डेटा है उसको जब हम कलेक्ट करते हैं और उन सब डाटा जो होता है वो जनरली किसकी फॉर्म में होता है, न्यूमेरिकल की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल मतलब इन द फॉर्म ऑफ नंबर। जब भी हम स्टैटिस्टिक्स का डाटा इंक्लूड कर रहे होते हैं तो वो सारा का सारा डाटा किसके अंदर होता है, सिर्फ नंबर्स के अंदर, जैसे 4, 5, 6, 78, 99 वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, जबकि सिंगुलर सेंस के अंदर जब हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की तो हम उस स्टैटिस्टिक्स के जो मेथड अप्लाइड होंगे, मतलब किसकी बात हम करेंगे उसके अंदर, जितने भी स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारे जो मेथड इन्वॉल्व्स होंगे वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो कि प्लूरल सेंस के अंदर हम जनरली बात करेंगे नंबर्स के बारे में, जबकि सिंगुलर सेंस के अंदर हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एक डेफिनेशन है प्लूरल सेंस की कि प्लूरल सेंस क्या है और क्या नहीं। तो प्लूरल सेंस की पूरी डेफिनेशन यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है। इसको एक बार मैं पूरा डिस्कस कर लेता हूँ आपसे छोटा छोटा। ठीक है, या हो सके तो आप ये लर्न कर लेना। ठीक है, वैसे यहाँ पर सबकी बुक्स में मिल जाएंगे, जितना भी मेरे नोट्स होते हैं वो ईजी लैंग्वेज में जितना भी शॉर्ट हो सकता है मैं बुक की रेफरेंस लेता हूँ, ताकि इन फ्यूचर आप जब बुक को रेफ़र करो तो आपको ऐसा ना लगे कि सर ने कुछ और करा दिया और बुक्स के अंदर तो कुछ और ही है। ठीक है, तो लिखा हुआ है इन अ प्लूरल सेंस, अभी हम डिस्कस करें प्लूरल सेंस, तो लिखा हुआ है इन अ प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स रेफर टू द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स मतलब है जब भी हम स्टैट्स को इंक्लूड करते हैं ना, आप एक एग्जांपल लो कि स्टैट्स क्या है, कि हम सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं। हम क्या सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं कि हमारे लोकेलिटी में कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं। ठीक है, एक छोटा सा डेटा को हम एनालाइज कर रहे हैं कि हमारे पूरी सोसाइटी में, फॉर एग्जांपल आप जहाँ पे भी रहते हो, जनकपुरी, विकासपुरी, जहाँ पे भी आप रहते हो, तो वहाँ पे जो कितनी नंबर्स ऑफ गर्ल्स हैं और कितने नंबर ऑफ बॉयज़ आपके वहाँ पे है अंडर द एज ऑफ 18। ठीक है जी, तो हम इसके बारे में जब हम स्टडी कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, हम घर घर जाएंगे, हर किसी की डोरबेल बजाएंगे और उनसे पूछेंगे 18 ईयर से कम के बच्चे आपके घर में कौन है, लड़का है लड़की है, एक हैं दो हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम उससे सर्वे करेंगे। सर्वे को कंडक्ट किया जाएगा। ओके, आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो। जब अब आपने माइंड के अंदर चीज़ सेटअप कर ली तो ये पूरा स्टैटिस्टिक्स है। अब देखते हैं, आपने एग्जाम्पल को ध्यान में रखना है कि हम क्या कलेक्ट कर रहे हैं। हम कलेक्ट कर रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल एंड नंबर ऑफ बॉयज़ अंडर द एज ऑफ 18। ओके, तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब है जितने भी हम जब बार बार डोरबेल बजाएंगे, डोरबेल बजाने के बाद हम उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, क्वेश्चंस के बाद हमें इन रिटर्न्स में क्या मिलेंगे, हमें उसके आंसर्स मिलेंगे। और वो जो आंसर होंगे, दीज आंसर इज नोन एज फैक्ट्स, वो क्या होंगे, बिल्कुल सत्य होंगे, वो होंगे एक तरीके के फैक्ट। एग्रीगेट्स हम इसलिए बोला, फॉर एग्जांपल अगर आप विकासपुरी, जनकपुरी, रजौरी गार्डन, टैगोर गार्डन, इन सब चीज़ों का जो आप एक लोकेलिटी का जब आप डेटे को एनालाइज कर रहे हो, डेटे को कलेक्ट कर रहे होगे डाटा को, तो आप क्या करोगे, एक डाटा को कलेक्ट नहीं करोगे, तो आप बहुत सारे डाटा को कलेक्ट करोगे। उस एक लोकेशन में आपकी बहुत सारे नंबर ऑफ हाउसेज होंगे, बहुत सारे नंबर ऑफ फैमिलीज होंगी और बहुत सारे बच्चे भी होंगे। ओके, तो जब आप उसको कलेक्ट कर रहे हो तो बहुत सारे फैक्ट आपके सामने उभर के आएंगे। दैट इज कॉल्ड एग्रीगेटिव फैक्ट्स। समझ पा रहे हैं, छोटे से वर्ड को मैंने कितने एलैबोरेट कर दिया आप लोगों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस डेफिनेशन में आप पूरी साइड समझ जाओगे क्या होती है। ठीक है, अफेक्टेड टू अ मार्केट एक्सटेंट मतलब एक ऐसी चीज़ एक पर्टिकुलर मार्केट को इफेक्ट कर, आगे है बाय मल्टीप्लिकेटिव ऑफ कोर्सेस। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव ऑफ कोर्सेस का मतलब क्या होता है कि जब एक चीज़,
जब एक चीज़ कंडक्ट होती है, एक चीज़ जब होती है तो उसके होने के पीछे देयर नंबर ऑफ कोजेज ना, कि एक चीज़ होने के पीछे बहुत सारे नंबर ऑफ कोजेज है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन ऑफ राइस, कि एक ईयर में कितना प्रोडक्शन ऑफ राइस हुआ, तो क्या उसके पीछे एक ही चीज़ होगी ना, देयर इज मैनी फैक्टर लाइक फर्टिलाइजर फैक्टर, मैन्योर फैक्टर, एनवायरनमेंट, रेनफॉल, इरीगेशंस, वेल्स, डैम्स, लोकेशन, टेम्परेचर एंड विच टाइप ऑफ क्रॉप यू आर यील्डिंग। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, तो एक फैक्टर के ऊपर कभी भी कोई चीज़ डिपेंड नहीं करती है। तो जो स्टैट्स होती है वो भी एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक लड़का लड़की पता करने गए, हो सकता है वो फैमिली जो हो उनके पास किसी का बच्चा ही ना हो, मतलब वो बच्चा नहीं हो, फैमिली तो हो लेकिन उनके पास बच्चा ना हो, क्या पता अभी उन्होंने बच्चा को जो कंसीव है वो नहीं किया हो, ठीक है, तो समझ रहे हो। या फिर उन्होंने मन बना रखा है कि हम लोग बेबी नहीं करेंगे। या फिर हो सकता है आप किसी की फैमिली में गए, वहाँ पे 4 से 5 नंबर ऑफ बच्चे हैं, मतलब 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे, तो आप देखोगे वहाँ पे एकदम डाटा जो हो गया बिल्कुल वेरी करेगा। तो ये जो डिपेंड करता है मेंटल लेवल पे भी डिपेंड करता है, पर्सनल डिसीजंस भी होते हैं काफ़ी बार हर लोगों के। तो जो एक फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो वो नहीं होता, देयर आर नंबर ऑफ कोजेस जिसके पीछे जो घटना है, जो इंसिडेंट है वो घटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। कोई भी जो डेटा होता है जब हम कलेक्ट कर रहे होते हैं अपने स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तो हम सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट को ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंडक्ट कर रहा हूँ कितने लड़के हैं कितनी लड़कियाँ एक फैमिली में, मैं एक फैमिली में गया और उन्होंने बताया कि मेरे घर में 2 लड़के हैं और 1 लड़की है, और आप वहाँ से ये अपना जो पर्सनल डाटा था जो आपको चाहिए था, जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे थे, आप लेके आ गए। लेकिन क्या वो आप ऐसी चीज़ बता सकते हो उसके अंदर कि वो जो 2 लड़के हैं ना वो ज़्यादा कमज़ोर हैं उस एक लड़की से, कि भाई मेरी लड़की के नंबर तो आते हैं 80, मेरी लड़की के जो नेचर है, सॉरी गलती से नंबर बोल दिया, जो नेचर है मेरी लड़की का वो काफ़ी बेटर है उन 2 लड़कों से। क्या आप इस चीज़ को स्टैट्स के अंदर लिख सकते हो? नहीं, बिकॉज आप इसको क्वांटिटी की टर्म में मेज़र ही नहीं कर सकते। किसी का नेचर, किसी की केयरिंगनेस, किसी के इमोशंस, आप इन सब चीज़ों को नंबर नहीं दे सकते, मतलब एक क्वांटिटी नहीं दे सकते, एक एक्सप्रेशन नहीं दे सकते इन अ टर्म ऑफ नंबर्स, तो आप उस चीज़ का स्टैटिकल डाटा नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि एक लोकेलिटी के कितने लड़के हैं कितने लड़कियां निकाल के आ जाओ, लेकिन अगर मैं बोलूँ कितने लड़कों का नेचर अच्छा है कितनी लड़कियों का नेचर अच्छा है ये निकाल के आ जाओ, तो भाई हर किसी की फैमिली में जाओगे उससे पूछोगे आपके लड़के का नेचर कैसा है, वो बोलेगा बहुत बढ़िया। आपकी लड़की का नेचर क्या है, उससे बढ़िया। तो आप इसको मेजर कैसे करोगे? आप मेजर कर ही नहीं सकते इस चीज़ को, आप इस चीज़ का डाटा को एनालाइज है वो नहीं कर सकते, इसके पीछे के फैक्ट्स को नहीं निकाल सकते, बिकॉज ये जो नंबर है ये नंबर की फॉर्म में जो आपकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो भी कभी भी नंबर की फॉर्म में हमें नहीं दिखती, जैसे कि कोऑपरेशन हो गया, टीम वर्क हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में आप नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इनएमोरेट और estimated according to the reasonable standard of accuracy। जब भी आप कोई डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हो उसके पीछे क्या होती है, एक एक्यूरेसी होती है। एक्यूरेसी मतलब कि वो डाटा सही होगा, ठीक है। लेकिन हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना जब भी आप स्टैटिस्टिक्स कर रहे होते हो तो जो डेटा है वो बिल्कुल मैथ्स की तरह एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन कभी कभार वो वेरी कर सकता है। देखो वेरी इसलिए कर सकता है, आपने कोई एक छोटी सी चीज़ ली और उसके बारे में लोगों को नॉलेज ही नहीं थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ये पूछा कि आपके घर में कितने लोग नेट का यूज़ करते हैं, मतलब कि कितने लोग वाईफाई और नेट का यूज़ कर सकते हैं, तो यूज़ कर सकते हैं, मैंने बोला यूज़ करते नहीं है, मैं बोला यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक फैमिली में गए, वहाँ पे गए, उधर की लेडी ने आपको बोला डोर खोल के कि हमारे घर में कोई भी नेट यूज़ नहीं करता, जबकि उसको पता नहीं कि उसके बेटा अपना स्कूल में जाके असाइनमेंट नेट से ही करता है, ठीक है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जब आप उसको कलेक्ट कर रहे होते हो तो आपके उसके बारे में पता नहीं रहता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत वास्ट नंबर ऑफ जो डेटा होता है वो वास्ट नंबर में कलेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से छोटी छोटी एक्यूरेसी के अंदर जो प्रॉब्लम है वो रह सकती है। लेकिन अगर मैं बोलूँ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, तो देयर इज हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज मिसिंग इन द स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। लेकिन लो डिग्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, मतलब मीडियम लेवल ऑफ डिग्री ऑफ जो एक्यूरेसी है वो आपको मिल जाएगी, लेकिन हाई डिग्री आप बोलो कि मैथ्स की तरह LHS RHS बराबर हो जाए, वो आपको यहाँ पे चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कलेक्शन इन ए सिस्टमैटिक मैनर। जब भी आप डेटा को कलेक्ट करते हो, डाटा को कलेक्ट करते हो,
तो वो हमेशा एक सिस्टमेटिक मैनर से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप जनकपुरी में जा रहे हो तो जनकपुरी का पहले ए ब्लॉक करोगे, फिर जनकपुरी का बी ब्लॉक करोगे, फिर सी ब्लॉक करोगे, ऐसे करते करते फिर आपने एक घर में चले गए, वहाँ पे 3 फ्लैट थे, पहले में गए, दूसरे में गए, तीसरे में, ऐसे थोड़ा ना कि आप पहला करा फिर दूसरा छोड़ दिया, फिर तीसरे में चले गए, फिर अगली बिल्डिंग छोड़ दी, अगली से अगली बिल्डिंग में गए, नहीं, एक सिस्टमैटिक मैनर होता है। वैसे ही क्वेश्चंस पूछने का भी सिस्टमैटिक मैनर होता है। जो सी चीज़ आप कलेक्ट कर रहे हो उसके बारे में आप एक सीक्वेंस बना लेते हो, एक क्वेश्चन एयर बना लेते हो कि पहला क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा, उन बच्चों का नाम बताओ, कितने बच्चे हैं, कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, उनकी एजेस क्या क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आप उनसे पूछोगे जो भी आपके सामने आएगा, ठीक है, फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस। और जो आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो उसके पीछे आपके पास क्या होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए कि इससे मेरे को क्या मिलेगा, इसके पीछे मुझे क्या मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स मिलेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लोकेलिटी में कौन ज़्यादा, लड़कियाँ ज़्यादा हैं कि लड़के ज़्यादा है, हमारा जो सेक्स रेशियो है अगर एक लोकेलिटी की बात की जाए तो वो कैसी है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है प्लेज इन रिलेशन टू ईच अदर, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। रिलेशन मतलब कि एक पर्टिकुलर रिलेशन का मतलब कि एक अच्छा स्टैंडर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि भी हाइट कंपेयर करनी है, तो क्या आप एक हाइट ऑफ अ मैन और हाइट ऑफ अ ट्री को कंपेयर करते हो? नहीं, एक मैन की दूसरे मैन से ही कंपेयर करते हो, एक मैन की ट्री से कभी कंपेयर नहीं करते। वही होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी, कि जब भी आप कंपेयरिंग कर रहे होते हो, जब भी आप एक रिलेशन निकाल रहे होते हो, तो एक पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए उनके बीच में, जो कंपैरिजन है, जो स्टडी है, वो करनी पॉसिबल होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना सब पढ़ने के बाद ना कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बच्चों जैसे लगेंगे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिल जाएगा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, मतलब सिंगल और आइसोलेटेड यार कोरोना के अंदर आइसोलेटेड वर्ड दिख गया है, आइसोलेशन याद आ जाता है इससे। तो फिगर आर नोट इन अ स्टैटिस्टिक्स, मतलब अब अगर आप एक सिंगल चीज़ को ले आए तो क्या वो स्टैटिस्टिक्स कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि ये राम की एज 18 ईयर्स है, ठीक है, तो क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? भाई ये नंबर में तो है, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स के लिए क्या चाहिए आपको, लॉट ऑफ नंबर चाहिए, मतलब लॉट ऑफ आपको पर्सन्स की, बहुत सारे पर्सन्स की आपको एजेस पता होनी चाहिए। देन आफ्टर आप क्या कर सकते हो, आप उनके बीच में स्टैटिस्टिक्स कर सकते हो, उनके बीच में कंपैरिजन कर सकते हो, उनके डेटा को एनालाइज कर सकते हो। समझ आ रहा है? तो पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट डिपेंड अपॉन द प्लूरल सेंस। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये किस पे डिपेंड करेंगे, प्लूरल सेंस पे डिपेंड करेंगे। तो पहला क्या है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स की सिंगल और आइसोलेटेड फिगर्स, एक जो नंबर होता है वो कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब लिखा हुआ है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉजेस। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि एक राइस की प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें फैक्टर डिपेंड कर सकते हैं, जैसे कि इरिगेशन, रेनफॉल, ये सब चीज़ें, ठीक है। पहले मैं बता चुका हूँ आपको। स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, कोई भी स्टैटिस्टिक्स को अगर आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो कैसे हो सकता है, सिर्फ न्यूमेरिकली। अगर आप क्वालिटेटिव की बात करोगे, क्वालिटीज़ की बात करोगे, गुड पर्सन, बैड पर्सन, कोऑपरेटिव, टीम वर्क, इमोशनल, ये सब चीज़ों की बात करोगे तो ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। सिर्फ क्वांटिटेटिव, जिसको आप क्वांटिटी दे सकते हो, नंबर्स दे सकते हो, वही आप चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड विद अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। मैंने आपको पहले बता दिया कि हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को नहीं ले सकते, जैसे कि मैथ्स और अकाउंटेंसी में होती है, लेकिन एक मीडियम और लो लेवल ऑफ एक्यूरेसी यहाँ पे मेंटेन की जाती है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। जब भी आप कोई एक स्टैटिस्टिक्स का प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे होगे तब आपके सामने, आपके माइंड के अंदर जो पर्पस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप एक के घर में गए और आपने पूछा कितने लड़का है, कितनी लड़की है, 18 साल से नीचे, लेकिन दूसरे के घर गए और ये बोलना भूल गए कि 18 ईयर से कम, तो आपको वो बता देगा। अगर वो बच्चा 18 ईयर से प्लस भी है तो भी उसके आप काउंट कर लोगे तो आपका जो डेटा है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आप प्री डिटरमाइन कि आपने क्या कलेक्ट करना है वो आपके माइंड में बिल्कुल ही सटा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगला लिखा हुआ है जो सिस्टमैटिक कलेक्शन, सिस्टमैटिक मैनर होना चाहिए। एक गली कवर करी, ए ब्लॉक कवर करा, बी ब्लॉक कवर करा, सी ब्लॉक कवर किया, ठीक है। उनके बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए। मैंने अभी जस्ट बताया कि जो ट्रीज है, हाइट ऑफ अ ट्रीज और हाइट ऑफ अ मैन आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आती है सिंगुलर सेंस की बात, ठीक है। तो सिंगुलर सेंस के बारे में आपको बता चुका था। सिंगुलर सेंस का मतलब क्या होता है, मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स को लेकर कौन कौन से स्टेप्स हैं,
तो हम यहाँ पे क्या है, ये स्टेप्स हैं, बेसिकली दीज आर द स्टेप। जब आप स्टैटिस्टिक्स कर रहे होगे, जब आप प्रैक्टिकली 1-2 चैप्टर कर चुके होगे, स्टैटिस्टिक्स के पढ़ चुके होगे, तब आपको धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब आप स्टैट्स करते हो, जब आप अपना कोई प्रोजेक्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप यही कर रहे हो कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़की हैं पूरे लोकेलिटी में, एक अपनी लोकेलिटी मान के चलो माइंड के अंदर। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, कलेक्शन ऑफ डाटा। क्या करते हो, कलेक्शन ऑफ डाटा, मतलब हर गली जाते हो, हर ब्लॉक जाते हो, एक एक घर जाके डोरबेल बजा के आप उनसे डाटा को क्या करते हो, कलेक्ट करते हो। फिर आप डाटा को क्या करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो। ऑर्गेनाइज का मतलब है अलग अलग करते हो, भाई लड़कियां अलग से लिख ली, लड़के अलग से लिख लिए, तो इसको बोलते हैं क्लासीफाई। इसको क्या बोलते हैं, एक तरीके से क्लासीफाई, कि हमने क्लासीफाई कर लिया अपना जितना भी डेटा को कलेक्ट किया। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। जब आप डाटा को कलेक्ट कर लोगे तो बहुत सारा डाटा हो जाएगा, बहुत सारे पेजेस हो जाएंगे। उन पेजेस वगैरह से बचने के लिए आप क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे। क्या बनाओगे, एक टेबल बनाओगे, ठीक है। एक टेबल बना लोगे, ग्राफ बना सकते हो, पाई चार्ट बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब उसका डेकोरेटिव कर सकते हो कि देखने वाले को देखते ही समझ आ जाए कि कितने लड़के हो कितने लड़के। एक पर्टिकुलर टेबल से, एक पर्टिकुलर ग्राफ से जो भी आप निकालना चाहते हो उसको एक अच्छे तरीके से, कि देखते ही बंदे को समझ आ जाए, 5-6 पेज ना पढ़कर एक अच्छे से डायग्राम आप देखो और आपको समझ आता है। दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन, कि हम प्रेजेंट कर रहे हैं इन इफेक्टिव वे, इन अ गुड वे, कि दूसरे बंदे को उस प्रोजेक्ट को देखने में मज़ा भी आए, उसे अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो, सब कुछ मज़ा आने वाले लगे, ठीक है। एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस ऑफ डेटा के अंदर आप लोग पढ़ोगे, जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा था 10th में, मीन, मीडियम, मोड। मीन पढ़ा था, मीडियन पढ़ा था, मोड पढ़ा था, और भी बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि डिस्पर्जन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन डेविएशन है। ये सारी टर्म्स आपको धीरे धीरे क्लियर होने लग जाएगी, क्योंकि इन सब के बारे में आपके बड़े बड़े चैप्टर मिलेंगे। जब आपको न्यूमेरिकल्स करने को मिलेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर, जब आपका essay 2 चल रहा होगा तब आपको ये चैप्टर दिख जाएंगे, और मीन, मीडियम, मोड आपको essay 1 से पहले मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन डाटा। इंटरप्रिटेशन डाटा जैसे ऐसे ही है कि जैसे आपका रिजल्ट आता है कि भाई इस पूरे साल पढ़े और रिजल्ट क्या है, वैसे ही जब आप एक स्टैटिस्टिक्स का पूरा प्रोजेक्ट कर लेते हो तो उसके बाद आपने क्या कंक्लूड किया, कि उससे आपको क्या मिला, क्या रहा प्रोजेक्ट के अंदर, तो दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। कि आपको सेक्स रेशो पता चल गई कितनी थी उस लोकेशन की, या फिर आपको पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं और कितने लोगों के घर में कितने बच्चे हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे चल रहा है, बहुत सी चीज़ें आपको पता लग जाती हैं जब आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट करते हो। दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, 1 मिनट भी आपने स्किप नहीं करी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, इस वीडियो को लाइक करके जाओ, और अपने कम से कम 10 या 12 लोगों को भेज दो, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं आपकी क्लास के, 11th क्लास के, प्लीज़ उनको शेयर भी करो, ठीक है, ताकि वो भी इतना ही इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाई को दे सके। बाय बाय, टेक केयर। होपफुली आपको ये सब कुछ समझ आ गया हो। प्लीज़ इस चीज़ को राइट डाउन कर लेना, लर्न कर लेना, ताकि ये इफेक्टिव रहे और लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहे। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं एक और एजुकेशन वीडियो के साथ।